नमस्कार, मैं हूं आस्था तिवारी और आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। रुक करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का, मगर एक नजर हेडलाइंस पर। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद के घर पर चला बुलडोजर, घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। फतेहपुर नियम अपूर्वा दुबे का बड़ा कारनामा, अपनी गायों की देखभाल के लिए घर पर लगाए 60 डॉक्टरों की टीम, मामले में अब तक नहीं कोई कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में सेना को मिली बड़ी सफलता, पुलवामा में 3 और कुलगाम में 1 आतंकी का सफाया, भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। यूपी में जुमे की नमाज के बाद हिंसा मामले में 237 गिरफ्तार, योगी बोले चलती रहे बुलडोजर की कार्रवाई। देश भर में बड़ी कोरोना की रफ्तार, 8000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। रुक करते हैं खबरों की ओर। अफगानिस्तान में तालिबानी शासन आने के बाद भारतीय सैन्य अकादमी के पास आउट अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर फिलहाल असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अग्रिम आदेशों तक फिलहाल इन कैडेट्स को आईएमए रोका गया है। बता दें कि भारतीय सैन्य अकादमी हर साल मित्र देश के कैडेट्स भी पास आउट होते हैं। अब की अफगानिस्तान में 43 कैडेट्स पास आउट हुए हैं। अभी तक आईएमए से पास आउट अफगानिस्तान के कैडेट्स प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने देश की सेना में शामिल होते थे, लेकिन पिछले साल तालिबानी शासन होने में अब इनके भविष्य पर भी असमंजस की स्थिति है। वहीं आईएमए प्रशासन का कहना है कि इस बारे में अभी तक कोई आदेश जारी नहीं हुए हैं, इसलिए अग्रिम आदेश तक फिलहाल अफगानिस्तान के पास आउट कैडेट्स आईएमए के ही रोका गया है। वैसे तो आज तक धरती के बहुत से नक्शे देखे गए हैं, पर अभी तक कभी चांद की डिटेल मैप नहीं देखा गया है। पर चीन की स्पेस एजेंसी सीएसएनए ने चंद्रमा का सबसे विस्तृत नक्शा तैयार कर लिया है। बता दें कि इस नक्शे में चांद के सभी क्रेटर्स और आकृतियों को शामिल किया गया है और वह भी उनकी सटीक लोकेशन के साथ। वहीं इस नक्शे की मदद से वैज्ञानिक भविष्य में चांद की स्टडी बेहतर तरीके से कर पाएंगे और इस नक्शे की मदद से चांद पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों, रोवर्स और लैंडर्स को पड़ोसी उपग्रह की सतह पर उतारने में भी मदद मिलेगी। इससे पहले अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे एस्ट्रोजियोलॉजिकल साइंस सेंटर ने साल 2020 में चांद का नक्शा बनाया था और उस समय उस नक्शे को सबसे डिटेल्ड मैप कहा जा रहा था। इस काम में अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी एनएसए और लूनर प्लैनेटरी इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने मदद की थी और चीन द्वारा बनाए गए नक्शे 12,341 इम्पैक्ट क्रेटर्स, यानी वो गड्ढे जो एस्ट्रॉयड या उल्कापिंडों की टक्कर से बने हैं। 81 स्पेट बेसिन, 17 प्रकार के पत्थरों और 14 प्रकार की संरचनाओं को दिखाया गया है। इसके अलावा काफी ज्यादा मात्रा में भौगोलिक डिटेल्स दी गई हैं, जो ये बताते हैं कि चांद की शुरुआत कैसे हुई। बता दें कि चीन की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ कई और वैज्ञानिक संस्थाओं ने मिलकर इस हाई रेजोल्यूशन टोपोग्राफी नक्शे को तैयार किया है। ये नक्शा चीन के चंगई प्रोजेक्ट समेत कई अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से लिए गए डेटा से मिलाकर बनाया गया है। वहीं इस नक्शे को बनाने की शुरुआत चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के इंस्टीट्यूट ऑफ जियोकेमिस्ट्री ने बनाया है। पिछले एक दशक में चीन ने चंद्रमा पर कई मिशन भेजे हैं। जनवरी 2019 में चीन ने चंगाई 4 प्रोबा भेजा था, जो चांद के अंधेरे वाले इलाके के पास उतरा था और यह पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसने चांद के इस हिस्से में लैंडिंग की थी। चांद का यह हिस्सा कभी भी धरती से दिखाई नहीं देता। इसके बाद दिसंबर 2020 में चीन चंगाई 5 मिशन भेजा गया, जो चांद से मिट्टी और पत्थर लेकर के धरती पर लौटा। इसके अलावा चांद पर जहां चंगाई 5 ने लैंडिंग की थी, उसके आसपास के 8 फीसर्स को चीनी वैज्ञानिकों का नाम दिया गया है।
भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि कारण रांची में जो कमजोर नेतृत्व को देखा गया है वो रांची की हिंसा को लेकर के देखा गया है, जिसमें 2 लोगों अपनी जान गंवानी पड़ी है। वहीं भाजपा ने राज्य के हित में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की भी मांग की है। दरअसल एक बयान में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुबर दास ने आरोप लगाया है कि पैगंबर मोहम्मद घर पर की गई टिप्पणियों के खिलाफ हुए प्रदर्शन के बाद ही केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आगाह करने के बावजूद झारखंड सरकार पूरी तरह से तैयार नहीं थी। गौरतलब है कि निलंबित भाजपा नेता नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल ने पैगंबर मोहब्बत के बारे में कथित विवादित टिप्पणी की थी। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दास ने दावा किया है कि राज्य सरकार की तैयारी के अभाव का फायदा उठाकर बदमाशों ने शुक्रवार को रांची में घंटों तक बहुसंख्यक समुदाय के धार्मिक स्थलों पर हंगामा और हमला किया था। स्वच्छ भारत मिशन के तहत केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लखनऊ में झाड़ू लगाकर साफ सफाई का संदेश दिया था। इसके साथ ही लोगों को सफाई के प्रति जागरूक भी किया है। आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ने लखनऊ में झाड़ू लगाकर सफाई का संदेश दिया है कि हमें अपने देश को स्वच्छ बनाना है, साथ ही लोगों में जागरूकता भी फैलाने का संदेश दिया है कि ताकि लोग अपने घरों के आसपास जहां वो जिस स्थान पर रहते हैं वहां बाहर की सड़कों पर गंदगी ना फैलाएं, उसको स्वच्छ रखें। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, स्वच्छ भारत के मिशन के तहत केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने झाड़ू लगाकर साफ तौर पर ये संदेश देने का प्रयास किया है कि हमें अपने हर जगह पर सफाई रखनी बहुत ज़रूरी है। हर स्थान पर अगर आप बाहर कूड़ा देख रहे हैं तो उसको स्वच्छ रखें, क्योंकि खबर कन्नौज से है, जहां पर पुलिस के किशोरियों का प्रेम जाल में फंसाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी से मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ के दौरान दुष्कर्म के आरोपी के पैर में गोली लगने से घायल हो गया है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी दोनों किशोरियों को ब्लैकमेल कर रहा था, दोनों को कानपुर ले जाकर बेचने की तैयारी में था। एसपी प्रशांत वर्मा ने बताया कि शनिवार को उनके पास एक फोन कॉल आई और एक किशोरी ने खुद को ठटिया थाना क्षेत्र के एक गाँव में रहने वाली बताकर दुष्कर्म की आप बीती बताई। किशोरी ने बताया कि कानपुर के कल्याणपुर के युवक सलमान ने पहले प्रेम जाल में फंसाया, फिर दुष्कर्म किया और इतना ही नहीं, दुष्कर्मी युवक ने पीड़िता की छोटी बहन का भी शारीरिक शोषण किया। जनपद कन्नौज के थाना ठठिया क्षेत्र में एक मामला संज्ञान में आया है, जिसमें 2 सगी बहनों जिनकी उम्र 13 वर्ष और 17 वर्ष है, उन्होंने यह बताया कि कानपुर में कल्याणपुर एरिया का रहने वाला एक सलमान नाम का व्यक्ति है, जो इनके साथ लैंगिक अपराध करता रहा एवं इन्हें बेचने का प्रयास कर रहा था। इस संबंध में थाना ठठिया पर अभियोग पंजीकृत किया गया एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। मुखबिर द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई थी कि ये सलमान नाम का व्यक्ति उन बच्चियों को नुकसान पहुंचाने के लिए और उन पर समझौते का दबाव बनाने के लिए उनके गांव आ रहा है, इसलिए वहां पर पुलिस गश्त लगाई गई थी। इस व्यक्ति को आते हुए जब पुलिस ने घेरा तो इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी और भागने का प्रयास करने लगा। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने वहां पर हथियारों का प्रयोग किया, जिसमें यह व्यक्ति इंजर्ड हो गया है। इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है एवं आगे की पूरी जांच की जा रही है। फतेहपुर की डीएम अपूर्वा दुबे मीडिया में सुर्खियां बटो रही हैं। बता दें कि यहां सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। दरअसल सोशल मीडिया पर मुख्य पशु चिकित्सक का पत्र वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने डीएम अपूर्वा दुबे की गाय की देखभाल के लिए 7 डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई है। आदेश में लिखा गया है कि डीएम की गाय की देखभाल करने के लिए डॉक्टरों की टीम सुबह शाम अपने रिपोर्ट सौंपेगी। अब मुख्य पशु चिकित्सक का यह पत्र सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट।
दिल्ली में स्टेडियम में कुत्ता टहलाने वाले आईएएस का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि उत्तर प्रदेश की एक महिला आईएएस अधिकारी की गाय के लिए 7 डॉक्टरों की टीम तैनात किए जाने का मामला सामने आया है। बता दें कि दिल्ली में स्टेडियम में कुत्ते को टहलाने के लिए स्टेडियम को खिलाड़ियों से खाली कराने वाले आईएएस पर बेशक एक्शन हुआ और लद्दाख ट्रांसफर कर दिया गया। वहीं यूपी में आईएएस के इस कदम के बाद चर्चाओं का माहौल गर्म हो गया है। कड़क और जनप्रिय योगी आदित्यनाथ सरकार के इस बेअंदाज आईएएस पर क्या कार्रवाई होती है, ये तो समय ही बताएगा। मामला सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गया है। लोग फतेहपुर के डीएम को कोई दूसरा काम दिए जाने की पोस्ट लिख रहे हैं। आपको बता दें कि एक ट्वीट में चुटकी लेते हुए कहा गया है, समझिए जरा कलेक्टर फतेहपुर अपूर्वा दुबे के गाय की तबीयत खराब है, 7 डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है, शिथिलता असम्य है। वायरल हो रहे शासनादेश के मुताबिक मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी एसके तिवारी का दिनांक 9 जून का एक आदेश वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने डॉक्टर मनीष अवस्थी पशु चिकित्सा अधिकारी भिटौरा, डॉक्टर भुवनेश कुमार पशु चिकित्सा अधिकारी एराया, डॉक्टर अनिल कुमार पशु चिकित्सा अधिकारी अकाथू, डॉक्टर अजय कुमार दुबे पशु चिकित्सा अधिकारी गाजीपुर, डॉक्टर शिव स्वरूप पशु चिकित्सा अधिकारी मलवा, डॉक्टर प्रदीप कुमार पशु चिकित्सा अधिकारी असोथर और डॉक्टर अतुल कुमार पशु चिकित्सा अधिकारी हसवा की सोमवार से रविवार तक प्रतिदिन ड्यूटी लगाई है। इस तरह डीएम अपूर्वा दुबे की गाय की देखभाल के लिए 7 डॉक्टरों की ड्यूटी सुबह शाम 7 सरकारी डॉक्टरों की ड्यूटी लगाए जाने का आदेश वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं वाह, अब डीएम की एक गाय की देखभाल करेगी डॉक्टरों की फौज। लखनऊ में डॉक्टरों की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। बता दें कि राजधानी के विवेकानंद अस्पताल में एक 6 माह की बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने बच्ची की मौत के होने के बाद भी पैसों की लालच में 2 घंटे तक उसका इलाज करते रहे। परिजनों का कहना है कि अस्पताल की लापरवाही के कारण उन्होंने अपनी 6 माह की बच्ची को खो दिया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब परिजनों ने बच्ची को दूसरे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने बच्ची को देखने के बाद बताया कि बच्ची की मौत करीब 2.5 घंटे पहले ही हो चुकी है। अभी पिछली 8 तारीख को दिन में मेरी बेटी की थोड़ी सी तबीयत खराब हुई। 6 महीने की थी मेरी बेटियाँ। तबीयत खराब हुई, दिन में लैटरिन आने लगी। शाम को हम लोग डॉक्टर के यहाँ लेके भागे, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं मिला मौके पर। ये हुआ कि सुबह आकर के डॉक्टर को दिखाएंगे 9 तारीख को जाकर के, लेकिन रात में तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब हुई तो रात में हम लोग 3 बजे करीब विवेकानंद लेकर के अस्पताल भागे। अस्पताल जाने के बाद में तुरंत ट्रीटमेंट उसका चालू हुआ। जो डॉक्टर थी उसने चेक किया। सुबह 6 बजे तक उसने इलाज किया और 6 बजे उसकी हालत बहुत अच्छी हो गई थी। पहले पानी दूध कुछ नहीं पी रही थी, जो पी रही थी वो पलट रही थी। देखते देखते लगा कि अब बहुत बढ़िया हो गई, अभी हम लोग इसको घर लेके जाएंगे, फिर से हमारे साथ खेलने लगेगी। लखीमपुर खीरी के पसगवा थाना क्षेत्र के ग्राम बरेची के कुख्यात अपराधी महबूब अली समेत 9 अपराधियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया। वहीं पूरी कार्रवाई के दौरान एडिशनल एसपी अरुण कुमार सिंह, तहसीलदार, सीओ इंस्पेक्टर पसगवा, इंस्पेक्टर मोहम्मदी, पीएसी बल फोर्स तैनात रहे। क्षेत्र के 9 बहुत ही दुर्दांत अपराधियों पर आज गैंगस्टर एक्ट के तहत 14(1) की कार्रवाई की जा रही है। इस गैंग के लीडर का नाम महबूब खां है। इसके साथ इसके 8 अन्य सदस्य हैं। 9 लोगों की आज संपत्ति का जब्तीकरण किया जा रहा है एवं जो इनके द्वारा ग्राम समाज की भूमि एवं सरकारी भूमि पे जो अवैध रूप से कब्जा किया गया था उसका ध्वस्तीकरण करके इसको मुक्त कराया जा रहा है।
लगभग 4.25 करोड़ की संपत्ति का आज जब्तीकरण किया जा रहा है, जो इनके द्वारा अपराध करके अर्जित की गई थी। इस संपत्ति में कृषि भूमि, ग्राम समाज की भूमि, अवैध मकान यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुक करते खबर की ओर। लखीमपुर खीरी के पसगवा थाना क्षेत्र के ग्राम बरेशी के कुख्यात अपराधी महबूब अली समेत 9 अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया है। वहीं पूरी कार्रवाई के दौरान एडिशनल एसपी अरुण कुमार सिंह, तहसीलदार सीओ इंस्पेक्टर पसगवा, इंस्पेक्टर मोहम्मदी पीएससी बल फोर्स मौजूद। क्षेत्र के 9 बहुत ही दुर्दांत अपराधियों पर आज गैंगस्टर एक्ट के तहत 14(1) की कार्रवाई की जा रही है। इस गैंग के लीडर का नाम महबूब खां है। इसके साथ इसके 8 अन्य सदस्य हैं। 9 लोगों की आज संपत्ति का जब्तीकरण किया जा रहा है एवं जो इनके द्वारा ग्राम समाज की भूमि एवं सरकारी भूमि पे जो अवैध रूप से कब्जा किया गया था उसका ध्वस्तीकरण करके इसको मुक्त कराया जा रहा है। लगभग 4.25 करोड़ की संपत्ति का आज जब्तीकरण किया जा रहा है, जो इनके द्वारा अपराध करके अर्जित की गई थी। इस संपत्ति में कृषि भूमि, ग्राम समाज की भूमि, अवैध मकान एवं सरकारी भूमि पे जो इनके द्वारा दुकानें बनाई गई थी, इस सब को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। और इस वक्त बड़ी खबर कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केडीए की टीम कार्रवाई के लिए हुई रवाना। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केडीए की टीम के साथ भारी पुलिस बल भी मौजूद है। हयात जफर हाशमी के पार्टनर पर होगी कार्रवाई। बिल्डर की अवैध इमारतों को सील करेगी टीम। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केडीए की टीम कार्रवाई के लिए हुई है रवाना। केडीए की टीम के साथ भारी पुलिस बल भी मौजूद। हयात जफर हाशमी के पार्टनर पर होगी कार्रवाई। बिल्डर की अवैध इमारतों को सील करेगी टीम। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस पर तमाम जानकारी देने के लिए कानपुर से संवाददाता नितिन दीक्षित जुड़ चुके हैं। नितिन जी, जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, क्या कुछ मामला है अभी तक और क्या क्या चीजें सामने निकल के आई? जी बिल्कुल, आपको बता दें 3 तारीख को हुए हिंसक दंगे के बाद अब केडीए और पुलिस जो है वो लोगों को जो दंगाई है उनको पुलिस चिन्हित कर रही है और केडीए उनकी अवैध प्रॉपर्टी को भी चिन्हित करके कार्रवाई कर रही है। कल एक कार्रवाई की गई कि स्वरूपनगर थाना अंतर्गत, आज वही आज जहाँ पे दंगा हुआ था उससे कुछ दूरी पर सलीम उर्फ जानी वाकर की एक बिल्डिंग है जिससे ये विश्वनाथ खत्री का आता है, यहाँ पर कार्रवाई की गई है। इच्छा भी जफर हयात के माध्यम से फंडिंग दिखाई जाने का मामला सामने आ रहा है। वही चमनगंज थाना अंतर्गत में एस मलिक है, इनकी अपनी बिल्डिंग को पुलिस ने सीज किया है केडीए की टीम के द्वारा। दूसरी अब जाजनों के वाजिदपुर में एक जगह चिन्हित की गई है, एक बिल्डिंग चिन्हित की गई है जिसमें पुलिस कार्रवाई करने जा रही है। जिस तरीके से कार्रवाई करने जा रही है, तो क्या बुलडोजर अभी आज ही चलेगा या केवल आज सूचना दी जाएगी? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि अभी केवल नोटिस चस्पा करने के बाद बिल्डिंग को सीज किया है। बुलडोजर की कोई कार्रवाई अभी सामने नहीं आई है, न अधिकारियों ने इस बात को लेकर अभी कोई पुष्टि की है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, केडीए की टीम कार्रवाई करने के लिए रवाना हुई है। हयात जफर हाशमी के पार्टनर पर होनी है कार्रवाई। बिल्डर की अवैध इमारतों को सील करेगी टीम। आजमगढ़ जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के हथिया में 2 पक्षों के बीच देर रात खूनी संघर्ष हुआ। हथिया गांव के दबंग प्रधान अंगद सोनकर पर आरोप है कि मामूली विवाद में घर में घुसकर महिलाओं और युवकों के साथ डंडे और चाकू से हमला किया गया है। इस घटना में 5 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित लोगों का कहना है कि घर में घुसकर महिलाओं
और बच्चों पर हमला किया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। इस मामले में कोतवाली की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्राम प्रधान सहित कई लोगों को हिरासत में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पीड़ित दीवान निषाद का कहना है कि मेरे बाबा का निधन हो गया था, कुछ लोगों को बुलाने गया था, जिसके बाद प्रधान अंगद सोनकर अपने कई साथियों के साथ मिलकर मारपीट किया और चाकू से हमला भी किया। इसके साथ ही घर की महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई। देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। बता दें कि लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक देश के पिछले 24 घंटों में 8,582 मामले दर्ज किए गए हैं। यह संख्या कल की तुलना में 253 से ज्यादा है। आंकड़ों के मुताबिक शनिवार को 8,329 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। आए दिन बड़ी संख्या में नए कोरोना मरीज मिलने के कारण सक्रिय मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत हुई है, यानी संक्रमण दर बढ़ने के बावजूद मृत्यु दर नहीं बढ़ी है। अरुणाचल प्रदेश के भारत चीन सीमा पर तैनात भारतीय सेना का एक जवान बीते 13 दिनों से लापता है। बता दें कि देहरादून के रहने वाले जवान प्रकाश सिंह राणा के परिवार का उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। खबरों के अनुसार जवान के लापता होने की सूचना 29 मई को उनके परिवार को मिली थी। वहीं सेना के अधिकारियों ने इस बात की सूचना राणा की पत्नी को टेलीफोन पर दी थी। बता दें कि राणा मूल रूप से रुद्रप्रयाग जिले के उखीमठ के रहने वाले हैं। वहीं 7वीं गढ़वाल राइफल्स के जवान हैं। राणा अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा पर ठकला चौकी पर तैनात थे। राणा पिछले 13 दिन से लापता है, जिससे उनका परिवार काफी परेशान है। इसके बाद जानकारी पर सहसपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने उनके परिवार वालों से मुलाकात की है। वहीं राणा की पत्नी ने एक इंटरव्यू में बताया है कि आखिरी बार उनकी बात 27 मई को ही हुई थी, जिसके बाद राणा ने 28 मई को अपनी पत्नी को मैसेज कर अपने सही होने की जानकारी भी दी थी। वहीं इसके बाद अगले ही दिन यानी 29 मई को बटालियन के सूबेदार मेजर ने उन्हें फोन करके बताया कि 2 लोगों के गायब होने की जानकारी दी है, जिनमें से एक प्रकाश राणा है और पोस्ट में गायब है। साथ ही ममता ने बताया कि 29 मई के बाद से गढ़वाल राइफल के कई अधिकारियों को उन्होंने फोन किया, लेकिन अभी तक उनके लापता पति के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल सकी है। बता दें कि प्रकाश राणा बीते साल नवंबर में अपने घर आए थे, जिसके बाद करीब 2 महीने परिवार के साथ रहकर गए भी थे। प्रकाश राणा की तलाश जारी है और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय अधिकारी तलाश में लगे हुए हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी भर्ती की लिखित परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है। पुलिस की विशेष जांच टीम ने इस मामले में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को क्लीन चिट दे दी है। वहीं एसआईटी ने जांच रिपोर्ट प्रदेश सरकार और चयन आयोग को भी भेज दी है। क्लीन चिट मिलने के बाद चयन आयोग ने लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित करने की तैयारी में जुट गया है। गौरतलब है कि पोस्ट कोड 939 के तहत जेईई आईटी के 300 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। बीते 24 अप्रैल को इन पदों को भरने के लिए लिखित परीक्षा हुई थी, जिनमें 68,000 ने परीक्षा देने के लिए लोग बैठे थे। तो वहीं परीक्षा के दौरान मंडी जिला के सुंदरनगर, बल्ह और ऊना में परीक्षा केंद्र से नकल के 3 मामले सामने आए थे। इस पर आयोग ने तीनों अभ्यर्थियों के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज करवाने के साथ ही उनकी उम्मीदवारी को भी रद्द कर दिया।
दक्षिण कश्मीर में 2 अलग अलग मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 4 दहशतगर्दों को मार गिराने में सफलता मिली है। बता दें कि कुलगाम में रात भर में चली मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन का 1 आतंकी मारा गया है, जबकि पुलवामा में आज तड़के तक कुल 3 आतंकी मारे गए हैं। मारे गए आतंकियों से हथियार बरामद किए गए हैं। कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है। पुलवामा मुठभेड़ को लेकर के कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने बताया कि मारे गए तीनों आतंकवादी स्थानीय हैं, जो आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े हुए हैं। उनमें से एक की पहचान जुनैद शिरगोजरी के रूप में हुई है, तो जो कि 13 मई को हमारे सहयोगी शहीद रियाज अहमद की हत्या में शामिल था। वहीं अन्य 2 मारे भी गए हैं। आतंकवादियों की पहचान पुलवामा जिले के फाजिल नजीर भूट और इरफान आहा मालिक के रूप में हुई है। 2 AK-47 राइफल और 1 पिस्तौल सहित आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद भी साथ में बरामद हुआ। मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान पर केशव वाटिका अब नए स्वरूप में नजर आएगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने केशव वाटिका सौंदर्यीकरण कार्य योजना को शोधित करते हुए नया प्रस्ताव शासन को भेजा है। नए प्रस्ताव के केशव वाटिका के सौंदर्यीकरण में 9 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं श्री कृष्ण जन्म स्थान स्थित भागवत भवन में श्रद्धालु कृष्ण लीलाओं का संजीव दर्शन कर सकेंगे। दरअसल श्री कृष्ण जन्म स्थान पर करीब 3 एकड़ क्षेत्रफल में केशव वाटिका के सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव पिछले दिनों ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने तैयार किया था। इस पर करीब 2.5 करोड़ की लागत से विकास कार्य होने थे, लेकिन श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान से मिले प्रस्तावों के बाद ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने केशव वाटिका के सौंदर्यीकरण के प्रस्ताव में संशोधन किया है। सपा का रुतबा राष्ट्रीय स्तर पर घटा है। बता दें कि विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ी है, लेकिन राज्यसभा से लेकर विधान परिषद तक उसकी धाक कम हुई है। ऐसे में राज्यसभा की कमेटी से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है, तो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का पद भी खोना पड़ सकता है। इससे पार्टी के सामने राष्ट्रीय राजनीति में चुनौतियां बढ़ेंगी। इस लिहाज से भी आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा का उपचुनाव अहम है। दरअसल विधानसभा चुनाव में सपा के विधायकों की संख्या 47 से बढ़कर 111 हो गई है। सहयोगी दलों को जोड़ें तो वह संख्या 125 हो गई है, लेकिन विधान परिषद में पार्टी की स्थिति लगातार कमजोर हुई है। प्राधिकारी क्षेत्र के चुनाव में 33 सीटें गंवाने के बाद सपा के 17 एमएलसी बचे थे। 26 मई तक 6 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो गया। वहीं 6 जुलाई को भी 6 अन्य सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। ऐसे में 4 नए चयनित सदस्यों को जोड़ दे तो 6 जुलाई के बाद कुल संख्या 9 बचेगी। नियमानुसार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का पद बनाए रखने के लिए 10 एमएलसी जरूरी होते हैं। अभी नेता प्रतिपक्ष के पद पर लाल बिहारी यादव है। ऐसे में प्रदेश की सियासत में नेता प्रतिपक्ष का पद सुर्खियों में है।
साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म पुष्पा द रूल को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। खबरों की माने तो पुष्पा द राइज से दुनिया भर में पॉपुलर हुए अल्लू अर्जुन अब तक लीगल ट्रबल में पड़ गए हैं। सूत्रों के अनुसार अल्लू अर्जुन के खिलाफ एक सोशल एक्टिविस्ट ने एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें एक्टिविस्ट ने दावा किया है कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के स्पेशल एड में अल्लू अर्जुन ने भ्रामक और गलत जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक सोशल एक्टिविस्ट ने अमरपेट पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें एक्टिविस्ट ने ऐसे भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही एक्टिविस्ट ने अल्लू अर्जुन के खिलाफ एड में श्री चैतन्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ फर्जी जानकारी देने के लिए शिकायत दर्ज की है। वहीं एक्टिविस्ट ने आग्रह किया है कि लोगों को धोखा देने के लिए अल्लू अर्जुन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर जल्द से जल्द मुकदमा चलाया जाए। बता दें कि अल्लू अर्जुन ने आईआईटी और एनआईटी के रैंकर्स के बारे में जानकारी देते हुए श्री चैतन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के एक एड को प्रमोट किया था, जिसके बाद इन पर आरोप लगाया जा रहा है कि यह एड भ्रामक है और समाज को गलत जानकारी देता है। वहीं इस एड को लेकर अल्लू अर्जुन आलोचनाओं के घेरे में भी आ गए हैं। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब अल्लू अर्जुन किसी एड को लेकर के आलोचनाओं का शिकार हुए हैं। इससे पहले भी अल्लू को एक फूड डिलीवरी ऐप की मार्केटिंग के लिए ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। इतना ही नहीं, अल्लू को गवर्नमेंट ट्रांसिट सर्विसेज को गलत बताकर एक बाइक ऐप को बढ़ावा देने के मामले में भी चेतावनी दी गई थी। वहीं वर्क फ्रंट की बात करें तो अल्लू आखिरी बार पुष्पा द राइज के नजर आए थे। सुकुमार के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म के पिछले साल 17 दिसंबर को रिलीज किया गया था। वहीं इस फिल्म में अल्लू यानी पुष्पराज के अलावा रश्मिका मंदाना, सुनील सामता, रथ प्रभु, फहद हासिल, प्रकाश राज, अजय घोष समेत कई स्टार्स लीड रोल में नजर आए थे। बता दें कि फिल्म की हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में रिलीज किया गया था। वहीं इस फिल्म की हिंदी वर्जन में लगभग 110 करोड़ रुपए के कलेक्शन किया भी गया था। इसके बाद से ही फैंस के फिल्म के दूसरे ही पार्ट पुष्पा द रूल का बेसब्री से इंतजार है। अल्लू अर्जुन जल्द ही इस फिल्म को शूट भी करेंगे। एंटरटेनमेंट की क्वीन राखी सावंत इन दिनों काफी मुश्किलों में है। परेशान होने वाली बात भी है। बता दें कि राखी के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक हो गए हैं। वह अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक्सेस नहीं कर पा रही हैं। वहीं सोशल मीडिया अकाउंट हैक होने पर राखी सावंत का रो रोकर बुरा हाल हो गया है। इसके बाद राखी ने अब इसकी पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। हाल ही में राखी सावंत का सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें राखी ने अपने ही अकाउंट्स हैक होने का आरोप अपने एक्स हस्बैंड रितेश पर लगाया है। वहीं राखी का कहना है कि रितेश उन्हें बर्बाद करना चाहता है और इसलिए वो ये सब कर रहा है। इस वीडियो में राखी रोते बिखलते हुए कहती है, वो भूल गया है मैंने 3 साल कैसे निकाले हैं। मेरा मन जानता है लॉकडाउन में शादीशुदा होने के बावजूद मैं अकेले रही हूँ, कभी हेल्प नहीं की मेरी, भगवान ऐसा पति किसी को ना दे। वहीं राखी आगे कहती है, इसलिए मैंने छोड़ दिया उसे। बिग बॉस में मैंने देखा उसने मुझ पर कितना चिल्लाया। साथ ही अभी पुलिस स्टेशन आई हूं और मैं आशा करती हूं कि सब कुछ अच्छा हो। वीडियो में राखी सावंत के साथ उनके नए बॉयफ्रेंड आदिल खान दुर्रानी भी नजर आए। आदिल हमेशा साय की तरह राखी के साथ रहते हैं और इस मुश्किल की घड़ी में भी आदिल अपनी लेडी लव को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं राखी के एक्स पति रितेश की बात करें तो बिग बॉस से निकलने के कुछ दिनों बाद ही दोनों ने अपने रास्ते जुदा कर लिए थे। राखी का कहना था कि वे रितेश की लीगल तौर पर पत्नी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया है। जिसके बाद राखी ने आरोप लगाया कि उनसे बदला लेने के लिए ही उनका सोशल मीडिया अकाउंट्स रितेश ने हैक किया है।
टॉलीवुड इंडस्ट्री से एक बुरी खबर सामने आ रही है, जहां सेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर प्रत्युषा गरिमाविला की लाश संदिग्ध हालत में मिली है। बता दें कि मौत के पीछे का कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है। बंजारा हिल्स स्थित अपार्टमेंट में प्रत्युषा मृत पाई गई। उनके कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड की एक बोतल मिली है। सूत्रों का मानना है कि प्रत्युषा ने कार्बन मोनोऑक्साइड कंज्यूम की थी। स्टीम के साथ उन्होंने वहां लिया, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो प्रत्युषा ने बाथरूम में कोयला और स्टीम ली थी, जो कि मौत का कारण हो सकता है। इसके बाद पुलिस ने संदिग्ध मौत का मामला दर्ज कर लिया है। वहीं प्रत्युषा के परिवार और दोस्तों को इसकी जानकारी दे दी है। कहा जा रहा है कि प्रत्युषा डिप्रेशन से गुजर रही थी। वहीं पुलिस इस केस में छानबीन भी जुटी हुई है। बता दें कि प्रत्युषा ने बंजारा हिल्स स्थित अपने अपार्टमेंट में सुसाइड की है। वहीं बॉडी का पोस्टमार्टम हो चुका है और केस भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस केस की छानबीन में जुटी हुई है। वहीं सुसाइड के कारण पर जांच हो रही है। इसके अलावा प्रत्युषा एक सुसाइड नोट भी लिखकर गई हैं। सुसाइड नोट में वह किसी पर भी आरोप नहीं लगा कर गई हैं। साथ ही उनका मानना था कि वह जीवन में अकेली हो गई है और वह किसी के खिलाफ नहीं है। बता दें कि प्रत्युषा ने यूएस से फैशन डिजाइनिंग की थी, तो वहीं हैदराबाद से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भी की थी। साथ ही साल 2013 में प्रत्युषा ने अपने नाम से लेबल शुरू कर दिया था। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। टॉलीवुड इंडस्ट्री में प्रत्युषा ने कई बल्कि पॉपुलर सेलिब्रिटीज के लिए कपड़े डिजाइन किए हैं। इसके अलावा कई बॉलीवुड सेलेब्स के लिए भी प्रत्युषा काम कर चुकी हैं। इनके कई बड़े क्लाइंट्स हैं। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में कई कम उम्र की एक्ट्रेस और फैशन डिजाइनर ने सुसाइड किया है। सर्कल इंस्पेक्टर ने प्रत्युषा की मौत के केस में के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि पुलिस ने बेडरूम से कार्बन मोनोऑक्साइड का सिलेंडर बरामद किया है। साथ ही प्रत्युषा के इस तरह संदिग्ध हालत में मिलने के बाद केस दर्ज भी किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News